आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे एमपी विधानसभा चुनावों के लिए जारी की गई दूसरी लिस्ट की। एमपी चुनावों के बीजेपी ने कल 39 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में सभी को हैरान करने वाले नाम थे। इस लिस्ट में तीन केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, तो 7 सांसद भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हम बात करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट और फिर तीसरी लिस्ट में एक और नाम यानी कुल 40 प्रत्याशियों के नामों का और ऐलान किया। इस लिस्ट में 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। इनमें प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते मोदी सरकार में मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। शायद यह पहली बार है जब केंद्रीय मंत्री, सांसद और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया गया है। इस सूची में आधा दर्जन से ज्यादा सांसद और मंत्री शामिल हैं। और एमपी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तरफ से जारी की गई दूसरी लिस्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह लिस्ट अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने सारे दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है, इससे हमारी जीत सुनिश्चित हो गई है। और इसने भारतीय जनता पार्टी महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान है तो समझ में नहीं आ रहा तो हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। और मेरे 3 सहयोगी चुनावी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको चुनाव से जुड़ी खबरें बताते जाएंगे और साथ ही साथ विश्लेषण भी करेंगे। भोपाल से मेरे सहयोगी इजहार मेरे साथ हैं। इसके साथ साथ ग्वालियर से मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी देव शिमाली जी और जबलपुर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों के पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले कि देव जी मैं आपसे सवाल पूछूं, जरा एक बार सुनते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर का जब नाम इसमें आया तो उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय है वो स्थिर आंखों पर होगा, जो पार्टी कहेगी वो करेंगे। जरा एक बार सुनिए उन्हें। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा चुनावों में इस बार टिकट दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं सर, इस बार टिकट पार्टी ने आपको दिया है और बहुत अच्छे से भरोसा भी जताया है, बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पार्टी का नेतृत्व का जो निर्णय है वो सिरोधार्य है। ग्वालियर चंबल में सर और भी मजबूती मिलेगी आपके होने से। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत पार्टी है। सर कैसी तैयारियां रहेंगी आपके ऊपर? अब संयोजक की भी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर जी के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। सर मोदी कैबिनेट की जिम्मेदारी, संयोजक की जिम्मेदारी, चुनाव पूरी तरीके से करवाने की जिम्मेदारी सर करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जी थे जिनका कहना था कि पार्टी ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन पर जो है पूरी तरीके से खरे उतरेंगे, और यही जो है बातें कहते हुए नरेंद्र सिंह तोमर जी नजर आ रहे हैं। और खास कुछ जो है वो अभी कहने से यहाँ पर बच रहे हैं। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी इंडिया। एक बात गौर करिए, 2 सवालों के ही जवाब दिए नरेंद्र सिंह तोमर ने। शायद और भी सवालों के जवाब देते, लेकिन जब से लिस्ट में नाम आया है तब से प्रत्याशी भी बन गए हैं। अब तो साख भी दांव पे लगी है, जीतना ही है, जिताना ही है, इसीलिए अब वक्त भी कम है और उसी वक्त में सब कुछ मैनेज करना है। देव शिमाली जी, कल जब लिस्ट आई तो हम लोग बात कर रहे थे और आज हमने देखा कि अमृतांशी माइक लेके वहां पर खड़े हुए थे, 2 सवालों के जवाब दिए, उसके बाद वो भी गुलदस्ता लेके और निकल गए। उनको अपनी सीट भी देखनी, दिमनी भी देखना है, मध्य प्रदेश भी देखना है और अपना पद भी देखना है जो उनके पास है। बिल्कुल आसिफ भाई, अभी नरेंद्र तोमर से जो भोपाल में आखिरी मुलाकात आज की हुई थी वो अमृतांशी की हुई थी, और ग्वालियर में जो मुलाकात हुई वो हमारी एनडीटीवी की यहाँ भी हुई, और उनके जवाब वही थे जो उन्होंने भोपाल में दिए थे कि पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर हम काम करेंगे। और इतना ही कह के उन्होंने 2 सवालों के जवाब करके वो निकल गए, यानी अब वो दिमनी की तरफ चले गए हैं। तो एक अब इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं कि वो 3 भूमिकाओं में हैं। अब उनका किस तरह से समन्वय बिठाएंगे, किस तरह से काम करेंगे। हालांकि उनका जो चेहरा था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनके बंगले पर जो यहाँ एक तरह से कई सन्नाटा था,
वो तो कम से कम अभी कोई ऐसा उत्साहजनक संकेत नहीं देता है। ठीक, मैं आता हूं आपके पास। संजीव जी, किसी एक मंत्री, किसी एक बड़े नाम का अगर लिस्ट में नाम होता तो ये समझ में आ सकता था, या कयास ये लग सकते थे कि शायद सीएम की रेस में वो चेहरा आगे बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पहले ही विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है। लेकिन एक साथ साथ 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, चेहरा कौन है? आरिफ, इस समय अगर मैं जबलपुर के गौरी घाट में खड़ा हूँ और जो आपका प्रश्न है उसके बाद में जवाब देता हूँ कि हमारे पीछे जो गौरी घाट है, नर्मदा जी है, वहाँ जबलपुर के सांसद और जो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेट किए गए हैं वो राकेश सिंह अभी नर्मदा पूजा कर रहे हैं और अभी वो जल्दी यहाँ से आने वाले हैं, तो मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। पर जो 3 मंत्री और 7 विधायकों की बात है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया जो अपना गेम प्लान किया है उसके हिसाब से, जो अभी तक पूछा जाता था कि कमलनाथ तो चेहरा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन चेहरा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी तरह के अपने लोग दे दिए हैं। एक आदिवासी, एक पिछड़ा, एक वैश्य, एक महिला और एक किसान। मतलब अब उनसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो ये बता सकेंगे कि उनके पास बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और शिवराज सिंह तो हैं ही। तो इस तरीके से अब वो फंसने वाले नहीं हैं, वो ये बताने वाले नहीं हैं कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। वो यही बताएंगे कि हमारे पास बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्हें समय के अनुसार जो मांग होगी उस तरीके से मंत्री बनाया जा सकेगा। संजीव जी, तो मैं आपके पास आता हूं। इज़हार भी हमारे साथ हैं, तब तक आप एक काम करिए, अब जब ग्वारी घाट पहुंचे गए तो नर्मदा मैया के दर्शन करिए, राकेश सिंह पर नजर बनाए रखिए, बड़े अहम है इस वक्त वो भी। मैं आपके पास लौटूंगा, जैसे वो आते हैं मुझे बताइएगा, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा जब बातचीत करेंगे आप। इज़हार मेरे साथ हैं। इज़हार, अच्छा, कमाल की बात यह है कि कांग्रेस कहती है हमारा चेहरा कमलनाथ है, लेकिन खुले तौर पर दिल्ली से लेकर भोपाल तक कमलनाथ ही घोषित चेहरा नहीं है। कई मौकों पर आलाकमान या आलाकमान की तरफ से नियुक्त लोग ये बात घुमा घुमा के कह चुके हैं कि हां कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूरी तरह से कमलनाथ भी चेहरा नहीं है। जब से लिस्ट आई हम देख रहे हैं कि अब कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, हर कोई इस लिस्ट पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी घबरा गई है। वाकई ऐसा है क्या? बिल्कुल, देखिए, कल देर शाम जैसे ही ये सूची जारी हुई उसके थोड़े देर बाद ही कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया और इसमें केंद्रीय नेतृत्व में मौजूद सुरजेवाला और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित पूरा मीडिया विभाग जो है मैदान में उतर गया और बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। सबसे पहले तो जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने इस लिस्ट में जो खामियां निकालना शुरू करी। सबसे पहले उन्होंने इस बात को फिगर आउट किया कि जो ये सूची है इसमें 7 सांसदों को उतारा गया है, 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, साथ ही एक जो है राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, 3 केंद्रीय मंत्री हैं और एक नेता ऐसी हैं जो उपचुनाव में हार गई थी, उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया है, इमरती देवी जिनका नाम है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इन सारी जो इनकी सूची है उसका जो है पूरा विश्लेषण करके कल रात से ही लगातार हमलावर है और सुबह से उसकी जुबानी जंग शुरू हो गई है और जुबानी जंग को तेज कर दिया है। ट्विटर पे भी लगातार हमले हो रहे हैं। कांग्रेस इस पूरी सूची को आधार बनाकर बीजेपी को, स्पेशली जो मध्य प्रदेश की बीजेपी है उसको घेरने की कोशिश कर रही है। वो लगातार आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में स्थानीय नेता नहीं बचे हैं, केंद्रीय नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव में उतारा है। भाजपा दिलचस्प बात है इज़हार, सीएम कांग्रेस कह रही कि नेता नहीं बचे हैं, उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि 4 लोग बैठ के नैरेटिव सेट कर लेते हैं, कांग्रेस में नेता उनके पास नहीं है। सिंधिया क्या बोल रहे हैं, जरा सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं
जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिसपे जंग लग गया है। असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस को। पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं। बहुत अहम सवाल था, उसका जवाब पूरा नहीं आया। और सवाल यह था कि क्या सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगली बार जब ग्वालियर चंबल से कोई लिस्ट आएगी तो उसमें क्या सिंधिया का नाम होगा? उस पर वो जवाब नहीं आया। अभी हम अपने तीनों मेहमानों के तीनों अपने सहयोगियों के पास चलेंगे, लेकिन जरा आपको सुना देते हैं कि वीडी शर्मा ने क्या कहा है। तो वीडी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी अकेली है जिसने अब तक 78 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सुनिए जरा वीडी शर्मा क्या कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 39 नए प्रत्याशियों की घोषणा की है। पहले 39 प्रत्याशी घोषित किए थे। हम सब थोड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए, फिर 39 कर दिए। अभी तक 78 कितने होंगे? 78 कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने हमारे इतने प्रत्याशियों को घोषित करके चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और इसमें जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, आदरणीय कैलाश जी होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, और वीडी शर्मा खुद सांसद हैं खजुराहो से, तो हो सकता है कि अगली बार जब लिस्ट हो तो उनका भी नाम हो, क्योंकि फिलहाल तो यही स्थिति दिख रही है। मेरे तीन सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देव शिमाली जी हमारे साथ हैं। देव जी, जब मैं सिंधिया को सुन रहा था तो पीछे से एक सवाल आया कि आप भी चुनाव लड़ेंगे क्या? तो जाहिर बात है कि कैमरे पर तो यही कहा जाएगा कि कार्यकर्ता हूं, जो आला कमान कहेगा वो करूंगा। लेकिन आपको कब याद आता है कि सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ा हो? और ये तो परिवार बड़ा है, महल भी बड़ा है, श्रीमंत महाराज, कांग्रेस तो घेर लेगी तुरंत अगर विधानसभा में नाम आ गया सिंधिया का। तो बिल्कुल बिल्कुल, सिंधिया परिवार से, चाहे इनके पिता माधवराव सिंधिया जी रहे हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, कभी भी इनके यहाँ का कोई पुरुष विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि महिलाओं में तो राजमाता सिंधिया भी चुनाव लड़ चुकी हैं, और अभी यशोधरा राजे भी मध्य प्रदेश से विधायक हैं, लेकिन पुरुषों में कभी कोई नहीं लड़ा है। और कांग्रेस में उनकी जो हैसियत थी तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो टिकट दिलाने वाले व्यक्तियों में रहते थे। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ परिवर्तन चल रहा है, और जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर को या प्रहलाद पटेल को या कैलाश विजयवर्गीय को या फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा गया है, तो ये सवाल तो स्वाभाविक भी है। हालांकि अभी इसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक उन लोगों को ही पता नहीं रहता, कल नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद पटेल या कैलाश विजयवर्गीय प्रधानमंत्री जी के साथ से मंच पे थे, और उन्हें पता नहीं था कि 2 घंटे बाद वो विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसलिए सिंधिया जी भी क्या जवाब दें आसिफ भाई। ये भी ठीक है। मैं देव जी आता हूं आपके पास। बाकी नर्मदा मैया के दर्शन संजीव जी कर ही रहे हैं, राकेश सिंह के भी दर्शन चल रहे हैं। संजीव जी, कुछ अपडेट है क्या? राकेश जी लौट रहे हैं क्या? पीछे से देखना जरा। बिल्कुल, राकेश सिंह हमारे पास आने वाले हैं। ये नर्मदा पूजन करके बहुत सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं इस समय, और राकेश जी मेरे साथ लाइव है इस समय। राकेश जी, ये बताइए कि आपको जनता ने ये स्थान दिया है, पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? विधायक का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि पार्टी जो निर्देश दे उसको स्वीकार करें। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और पार्टी ने अगर ये माना है कि अभी विधानसभा चुनाव एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं मैदान में उतर चुका हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं राकेश जी आपको।
संजीव जी, बहुत हर सांसद सारी इस वक्त भीड़ यही कह और रहे हैं पार्टी कि कार्यकर्ताओं पार्टी ने के जो साथ- जिम्मेदारी दी है, लेकिन अब सवाल वही है कि नारायण त्रिपाठी मैयर वाले वो कहते हैं कि अगर सांसद विधायकी लड़ेंगे तो विधायकी क्या सरपंची का चुनाव लड़ेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नारायण त्रिपाठी ने जो तंज कसा है वो काफ़ी दिनों से वो नाराज चल रहे हैं पार्टी में, तो उनका जो तंज है वो है। बाकी कांग्रेस भी यही कह रही है कि चूंकि हार दिख रही थी इसलिए सारे बड़े नेताओं को पार्टी ने उतार दिया है, तो सिर्फ नारायण त्रिपाठी नहीं, नारायण त्रिपाठी शायद कांग्रेस की ही कुछ बात कह रहे हैं और कांग्रेस भी यही नैरेटिव सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतार दिया है और अगली आने वाली लिस्ट में भी हो सकता है कुछ और भी सांसद उतारे जाए। जैसे देव श्रीमाली साहब बता रहे थे कि अभी कुछ और सांसदों का भी आने की संभावना है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत जल्द जो तीसरे, आज प्रहलाद पटेल ने भी ये बताया एनडीटीवी को कि तीसरी लिस्ट होगी वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली होगी। मतलब हमें लगता है कि हो सकता है संजीव जी, बिल्कुल हो सकता है। 29 सीटें, 28 सांसद चुन के आए थे और उसमें से अभी तो सिर्फ 7 ही सांसदों के नाम हैं, 21 तो बाकी हैं, जिनमें से एक तो भी आपके सामने से गुजर गए जिनका नाम आया। मैं लौटता हूं इस पर आपके पास, लेकिन कांग्रेस खेमे में अब क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, इजहार से बेहतर कौन बताएगा? इजहार, तो कुछ इजहार किया क्या कांग्रेस ने कि क्या चल रहा है? क्योंकि कल की लिस्ट के बाद तो तकनीक बदल गई होगी, सारी रणनीति बदल गई होगी। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कल रात के बाद से ही कांग्रेस ने अपने जो ख्यालात हैं, जज्बात हैं, उनका इजहार शुरू कर दिया है और वो डिफेंस इज़ द बेस्ट अटैक पर काम करना शुरू कर दी है। और अभी बात कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये सूची जारी हुई है कल, इसमें तीन सीएम इन वेटिंग हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जिनको सीएम इन वेटिंग बताया जा रहा है, प्रहलाद पटेल जिनको सीएम इन वेटिंग बताया जा रहा है और तीसरा नाम है इसमें प्रहलाद पटेल है और कैलाश विजयवर्गीय पटेल हैं, दूसरे कैलाश विजयवर्गीय का नाम मैं भूल गया था क्योंकि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ। तो ये तीन इसमें सीएम इन वेटिंग हैं और इनके अलावा 2 और सीएम वेटिंग हैं जो कि सांसद हैं, लेकिन उनके नाम इस लिस्ट में नहीं है। चौथे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और 5वें हैं वीडी शर्मा। ये 5 लोग हैं जिनको मध्य प्रदेश में इन दिनों सीएम इन वेटिंग कहा जा रहा है। और अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो जब कल इस सूची में सिंधिया का नाम नहीं आया और उनके साथियों सांसदों का और केंद्रीय मंत्रियों का आया, तो कांग्रेस ने उनको उन पर जो कटाक्ष किया है, चुटकी ली है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि कुछ नेताओं को या कुछ सांसदों को ग्राम पंचायत चुनाव के लिए भी आरक्षित करके रखा गया है, रोक कर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अभी आप जब बात कर रहे थे कि जब सिंधिया का नाम आएगा तो कांग्रेस हमलावर होगी, तो लेकिन उनका नाम नहीं आने पर भी कांग्रेस हमलावर है और लगातार कांग्रेस इस सूची को आधार बनाकर बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। जुबानी जो जंग है वो तेज हो चुकी है, ट्विटर जंग लगातार जारी है और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जो ये मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है बीजेपी द्वारा कल, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए। क्योंकि कल रात जब ये सूची जारी हुई उससे पहले कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक ऐसा वातावरण निर्मित हो रहा था जहां पर बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो और जो आम जनता है वो इस ओर सोच रही थी, इस दिशा में सोच रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जनाधार कम हो रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, बीजेपी को छोड़ रहे हैं और जनता इस पर मेरा सवाल भी इजहार आपसे बहुत छोटे में आपसे जवाब चाहूंगा। इजहार, अब जब ये हम देख रहे हैं नारायण त्रिपाठी को मैयर वाले, तो ये तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की बात कहते रहे हैं और अच्छा खासा वहां दम भी रखते हैं। बीजेपी ने टिकट काट दी है, तो कांग्रेस के साथ आएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, क्या करेंगे? कांग्रेस के अंदर क्या खबर है? देखिए, जो बीजेपी ने दांव खेला है उससे कहीं ना कहीं उन्होंने नारायण त्रिपाठी को चारों खाने चित कर दिया है। क्योंकि हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से लगातार नारायण त्रिपाठी जो है बीजेपी के लिए सरदर्द बने हुए थे। बीजेपी में रहकर बीजेपी की नीतियों पर, फैसलों पर लगातार सवाल उठा रहे थे और सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अलग अलग तरह की मांगे कर रहे थे। और पिछले दिनों उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी थी, उसकी सदस्यता भी शुरू कर दी थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये जो सूची जारी करी है उसमें कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी को एक तरफ कर दिया है। अब उनके पास या तो विकल्प ये बचा है कि इन दोनों के पत्ते कटे और उन दोनों का करीब करीब एक ही तरीका था। मैं देव श्रीमाली जी आपके पास आ रहा हूं। मैं सीधी वाले विधायक की बात करूं या सतना वाले मैहर के विधायक की बात करूं, दोनों का जब नाम नहीं आया तो पार्टी ने बड़ा साफ कर दिया कि आपकी वजह से पार्टी की किरकिरी हो रही है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, हमारे पास सांसद भी है चुनाव लड़ाने के लिए। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। जहां तक नारायण त्रिपाठी जी का सवाल था
वो तो बहुत साफ था। कभी उनके कांग्रेस में साथ देने की बात, आप देखेंगे कि जब दल बदल हुआ, सरकार गिरी और नई सरकार बनी, तब भी नारायण त्रिपाठी जी की भूमिका लगभग ढुलमुल थी। लेकिन चूंकि बहुमत का आंकड़ा उतना ज्यादा कांग्रेस बीजेपी के पास था नहीं, तो बीजेपी भी उनके साथ लिबरल व्यवहार करती रही और उन्होंने कहा कि चलो वॉच एंड वेट की स्थिति में इनको रखते हैं और अपना टाइम काटते हैं। और ऐसे कर करके नारायण प्रसाद त्रिपाठी के साथ ही उन्होंने अपना टाइम काट दिया। और अब जब समय आया तो नाम काट दिया था कि नारायण त्रिपाठी को टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं मना कर चुका हूं, अगर उन्होंने मना ना भी करते तो भी उनके टिकट मिलने की कोई संभावना नहीं थी। मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। एक जरा जबलपुर के बगल में सीधी का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं संजीव जी आपसे। संजीव जी, एक तो महिला, ऊपर से ब्राह्मण, और जब आप विंध्य की बात करोगे, जब आप सीधी की बात करोगे, तो पेशाब कांड भले हुआ हो, लेकिन वहां यह भी हकीकत है कि वहां ब्राह्मण वोट तगड़ा है और निर्णायक है। आपको ब्राह्मणों को खुश करना पड़ेगा। नतीजा एक नाम निकाल कर आए कि सीधा रीति पाठक को फिर से आप दे दीजिए और वहां से वो शायद सीट निकाल जाए और वो बाकी सीटों पर भी एक नैरेटिव आ जाए। बिल्कुल रीति पाठक को देने का, बिल्कुल आपने जो कहा कि ब्राह्मण वोटों को साधने का एक तरीका था। दूसरा जो मुख्य कारण था वो महिला है। इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मूल जो ध्यान है वो महिलाओं पर है, लाडली बहना है। तो वो ये भी चाह रहे थे कि ऐसे नामों को, महिलाओं के भी नामों को लाया जाए जो उनके पोस्टर में लगाए जा सके कि वो अब विधायक के रूप में भी महिलाओं को आगे कर रहे हैं। तो ये रीति पाठक एक तरफ ब्राह्मण वोटों के लिए लाई गई है, दूसरी तरफ महिला वोटों को भी आकृष्ट करने के लिए लाई गई है। वैसे भी रीति पाठक बहुत मुखर सांसद हैं। तो ये शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में किसी भी अपने कोने को कमजोर नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है, इसीलिए तो ये भी बयान आया था कि चारों कोनों में, आप देखिए ऊपर ग्वालियर, चंबल, नीचे आप देख लीजिए अमरवाड़ा से भी नाम आ गया आज, तो इधर चले जाइए तो इंदौर मालवा तो है ही, और उधर संजीव जी के यहाँ चले जाइए तो महाकौशल विंध्य, चारों कोनों से सांसदों को उठा के लगाया गया है। अब तो देखना ये कि जब चौथी लिस्ट आती है तो फिर उसमें कितने सांसदों के नाम है। और जैसा देव शिमाली जी और संजीव जी बता रहे थे कि अगली लिस्ट और भी चौंकाने वाली हो सकती है, तो हम तो तैयार बैठे हैं सरप्राइज के लिए, बाकी अपडेट लेते रहेंगे। इज़हार, बहुत शुक्रिया है। देव शिमाली जी आपका, संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।